गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे मुद्रा और साख। वो मुद्रा और साख मेरा कंप्लीट हो चुका था। आशा करते हैं कि जितना क्वेश्चन आंसर था सब बन गया होगा। जो नहीं बना होगा वो सर को आप लोग मेरे दिए होंगे, दिए तो नहीं है। और सब क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, सब नोट कॉपी में होना चाहिए। पिछले क्लास में हम जब ये कोचिंग खुल जाएगा तो उसको चेक करेंगे। और आज का मेरा लेसन है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमें से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। विश्व के इस विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीन मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियां के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वे दिन गुजर गए जब भारत की सड़क पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व के लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीदी रही हैं। अनेक दूसरी वस्तुएं भी एक ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि की देखी जा रह सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक। ये बात है जो कि आपको खुद पढ़ना है। ये खुद पढ़ना पर हम पढ़ तो दिए हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये खुद आप पढ़ लीजिएगा। आज का आगे ये कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये खाली स्टोरी का बताया गया है कि इस तरह स्टोरी है। इसका आगे का मेन टॉपिक यहाँ पर से चालू होता है अंतर्देशीय उत्पादन। यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या बोला है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। और क्या बोला गया कि 20वीं शताब्दी की मध्य तक, मतलब 20वीं शताब्दी तक क्या था कि मुख्य ये उत्पादन मुख्यतः देश के सीमित अंदर ही था। 20वीं शताब्दी तक क्या था कि हम लोग का जो मतलब कुछ भी होता था उत्पादन कुछ भी होता था तो क्या था, हम लोग का देश के अंदर में ही था। इन देशों की समस्याओं को लाने वाले वस्तुओं के केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। और इन देशों की सीमा को लाने वाले मतलब हमारे देश से बाहर जाने वाले क्या था कि कच्चा माल था और खाद्य पदार्थ ही था जो कि वो हमारे देश से बाहर जाता है। पर आज के जनरेशन में क्या है कि हर चीज हमारे देश से बाहर जा रहा है। भारत जैसे उपनिवेशिक के कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते हैं और तैयार वस्तु के आयात होता है। व्यापारी दूरस्थ देशों को तो आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है। यह बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, उसे क्या कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जो हमारे राष्ट्र देश से दूसरे देश में भेजा जाता है उसे क्या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। वे परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआ है जो तो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित अथवा स्वामित्व रखती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो भी है जो कि अधिक देशों से उत्पादन पर नियंत्रित अथवा स्वामित्व रखती है, उसका भी देखभाल करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों के में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्र कंपनी इसके लिए भी करती है जहाँ से सस्ता श्रम मिले, मतलब उसे सस्ता चीज मिले और उसे अन्य संसाधन भी मिले, मतलब उसको और भी उसके संसाधन मिले और उसको आगे बढ़ने का उसको मौका मिले। औसत में ही वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है। उत्पादन लागत की में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे करती है। निम्न उदाहरण पर विचार है। ये जो एक उदाहरण दिया हुआ है उसको आप खुद पढ़िएगा घर में, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी। बहुत अच्छे बात में यहाँ से बहुत अच्छे छोटे भाषा में लिखा हुआ है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल
वैश्वीकरण स्तर पर ही अपना तैयार उत्पादन नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व पर कर रही है। परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुए हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से, मतलब बहुत कठोर ढंग से ये संगठित हो रही है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों से विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। उत्पादन प्रक्रिया मतलब कोई चीज़ के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, तो ये चीज़ क्या पूरा विश्व भर में है कि कोई चीज़ का उत्पादन के लिए पूरा हर जगह फैला हुआ है। ये बात ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन के एक सस्ता निर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता का कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। और भारत में हमारे क्या है, तो ऐसे बहुत इंजीनियर है, जो ऐसा बहुत कुशल इंजीनियर है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। ऐसा बहुत ही सारे इंजीनियर है हमारे भारत में जो समझ सकते हैं, पर वो कहा है तो हमारे देश से बाहर चले जाते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले निशिक्षित युवक भी है, और यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले, हमारे भारत में अंग्रेजी बोलने वाले, साफ इंग्लिश बोलने वाले ऐसा भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ग्राहक देखभाल सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। जो ग्राहक को देखकर वहाँ पे ग्राहक को बोल इंग्लिश में भी बात करके सामान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। और ये सभी क्या क्या है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां का 50 से 60% लाभ कर सकते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि ये जो हमारे देश में जो इतना ऐसा इंजीनियर है वो हमारे देश में ही रहे, तो हमारे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है इसमें ये बचत कर सकता है, इसमें बचत हो सकता है। पर हमारे देश में क्या होता है कि अधिकतर जो जहाज सीख लेता है वो हमारे देश से बाहर चल जाता है, दूसरे देश में जाके काम करने लगता है, जिसका ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, वो हमारे देश में काम नहीं करता है। अतः वास्तव में सीमाओं पर के बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया की ये प्रसार के अमित लाभ हो सकता है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन ये हमारे देश के लिए अतिरिक्त और भी लाभ का बात हो सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल कीजिएगा। यही इतना यहाँ से जो यहाँ तक पढ़े अंतर्राष्ट्रीय देशी उत्पादन, इसी में से ये क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, पढ़िएगा, इसका हल पक्का मिल जाएगा। अब मेरा टॉपिक आता है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां से उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादित इकाई स्थापित करती है जो कहाँ, बाजार के नजदीक होता है, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और जहाँ कहा तो कुशल श्रम उपलब्ध हो, जहाँ उपलब्ध अन्य कारकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होता है। और सही जगह ही बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना कंपनी खोलना चाहता है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों को देखभाल करती है। और साथ ही क्या करता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सरकारी कामकाज होता है उस पर भी नज़र रखता है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। और उनका जो हित होता है, मतलब उनका जो होता है, उनका देखभाल कौन करता है, सरकारी जो कामकाज होता है उन लोगों उसका देखभाल करता है। अब बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे, और इसका जो टॉपिक है सरकारी नीतियों के बारे में, इसके अध्ययन कब करेंगे और बाद में ही करेंगे। इस परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों और
जैसे भूमियों, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। और क्या बोला गया कि ऐसे परिणाम स्वरूप जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश करते हैं। ऐसा ही जो मुद्रा होता है, मतलब बैंक में जमा किया है, ऐसा मुद्रा को बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूज करता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश विदेश निवेश कहते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो निवेश होता है, मतलब जो वो खर्च करता है, वो कहाँ कर क्या कहलाता है, विदेशी निवेश से वो कहलाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियों लाभ अर्जित करेंगे। और कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगे। और कोई भी इस काम को क्या बोलता है कि करने का क्या करता है कि कुछ लाभ होगा, इसीलिए ऐसा काम करता है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन की स्थायी कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। और ऐसा मतलब उत्पादन करने के बाद देने के बाद क्या होता है कि ऐसा होने के बाद क्या होता है, उसे दोहरा लाभ होता है, मतलब अच्छा उसके लाभ भी हो जाता है। पहला बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। और ऐसा मतलब उत्पादन के बाद क्या कर सकता है कि वो फिर उत्पादन के लिए मशीन खरीद सकती है, मतलब और उत्पादन के लिए क्या चाहिए, मतलब और ज़्यादा उत्पादन के लिए वो मशीन भी खरीद सकती है। दूसरे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की न्यूनतम प्रयोगित अपने साथ ले सकती है। और दूसरी कंपनियां क्या कर सकती है कि उत्पादन के नवीन प्रयोगित अपने साथ ले सकती है, मतलब और उसके साथ मिला सकती है। वो जब उसके लाभ होगा तो लाभ होने के बाद क्या करेगा कि वो और भी मशीन खरीद लिया, मशीन खरीदने के बाद उसे उसमें ही मिला दिया, मिलाने के बाद उसे और भी लाभ हो सकता है, लाभ होगा। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उस उत्पादन का प्रसार करना है। आपस संसाधन वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारगिल फूड्स यानी परख फूड्स जैसे छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। और उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारगिल फूड्स के परख फूड्स जैसे छोटे भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। जो भारत की कंपनियों में से खरीद लिया है कौन, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। परख फूड्स ने भारतीय के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्राह्मण काफी प्रसिद्ध थे। परम फ्रूट्स के 4 शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। और अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत का खाद्य तेल जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनियां बन गई है। कौन जो खाद्य तेल जो होता है भारत की सबसे बड़ी कंपनियां बन गया है। और वास्तव में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां के संपत्ति विकासशील देशों की सरकारी संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी पर संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। वास्तव में बोला गया कि वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियां की संपत्ति विकसित देश में भारत सरकार को और संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसा बोला गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो ऐसा बोला गया कि
जो विकसित देशों की कौन सरकार की संपूर्ण बजट से भी अधिक है। हमारी जो सरकार जो होती है वो भी इस बजट से भी अधिक होती है। ऐसे आप आसार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें, और ये बोला गया कि इसी पर विचार करें। ऐसे जो आचार्य संपत्ति और वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर भी विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देश की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादन का ऑर्डर देती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब क्या होता है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक नई तरीके के उत्पादन नियंत्रित करती है। क्या करती है कि विकसित देशों में बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, और जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो कंपनियां होती है उसके ऑर्डर दे देते हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। और छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पाद क्या किया जाता है कि वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसा ही जो ये सब जो उत्पादन है ये बड़े जो कंपनियां होती है क्या करता है कि छोटी कंपनियां दे देती है ये सब उत्पादन करने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्राह्मण नाम से एक ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों को दुरुस्त उत्पादकों के मूल्य की गुणवत्ता, आपूर्ति को और श्रम शर्तों का नियंत्रण करने की एक प्रचंड क्षमता होती है। और बोला गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पाद की आपूर्ति की जाती है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इस बात को आपूर्ति करता है, फिर इन्हें अपने ब्राह्मण नाम से ग्राहकों को बेचती है। इसे अपने क्या कहते हैं इतना सब उपजाया, जूता, चप्पल, खेल का सामान उपजाया उसको क्या कहते हैं ब्राह्मण नाम से ग्राहकों को पूरा बेचती है। इन बड़ी कंपनियों से दुरुस्त उत्पादन के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस सब का जो होता है कि गुण ऐसी कंपनियों के पास होता है, ऐसा गुण भी बहुत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्यों का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देश के स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। इस स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा न करके अथवा उन्हें एक खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन का अपना प्रभाव जमा रही है। अब क्या बोला गया है कि इसका ऐसा देखा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह का उत्पादन कार्य कर रही है, पर ऐसा स्थानीय कंपनियां के साथ साझेदारी मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ हाथ मिला के उससे और बेहतर तरह से कंपनियों को चलाने का काम कर रहा है। परिणामतः दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। और इस प्रकार क्या हो रहा है कि दो कंपनियां एक साथ मिलकर दूर तक स्थानों तक वो इस बात को मतलब अपना उत्पादन जो कर रहा है उसको फैला दे रहा है, दूर तक उसको भेज रहा है। दो कंपनियां एक साथ हाथ में मिला ले रहा है। और यहाँ दिया हुआ है कि और इन्हें पर विचार करें। इस पर खुद से पढ़िएगा बहुत अच्छा ढंग से, मतलब कि स्टोरी की तरह टाइप में ये लिखा हुआ रहता है। एक अच्छा स्टोरी लिखा हुआ रहता है कि उसे खुद से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बार समझ में आया तो दो बार पढ़िएगा तो 100 बार ही समझ में आया तो 3 बार हम आपको समझा देंगे। जो मैसेज कर दिया है सर को। तो विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय में से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में भारत
और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिमी के बाजार से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। और इस बात को हम लोग पढ़े होंगे, इतिहास हम लोग इस बात को पढ़े होंगे ये कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी एशिया को पूर्व और पश्चिमी के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। इतिहास में लोग इस बात को पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा टॉपिक हमारे इतिहास बुक में आएगा जो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की ओर आकर्षित हुए। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियाद कार्य हुआ। और जो हमारे इतिहास बुक में देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक पर ही इसका विचार करेंगे तो इसका यहाँ का जो है टॉपिक वो वहाँ पर भी समझ में आएगा। सरल शब्द में क्या कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार अथवा आप अपने देश के बाजारों से व्यापार बाहर के बाजार में पहुंचने के लिए ये उत्पादन को एक अवसर प्रदान करता है। और सरल शब्दों से कहते हैं कि तो विदेश व्यापार जो था मतलब विदेश में मतलब जो हमारे यहाँ पे उपजाया जो विदेश में जाकर बेच रहा है, जो ऐसा व्यापार होता है घरेलू बाजारों अथवा अपने देश के बाजारों से बाहर ये बाजार से पहुंचने के लिए उत्पादन को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादन के केवल अपने देश के बाजारों में ही वो अपने ये उत्पाद नहीं बेच सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और क्या बोला गया कि अपने ही देश में वो ऐसा मतलब बेच नहीं सकते। ऐसा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है अपने देश में ही नहीं, वो जो है कि दूसरे देश में भी जाके दूसरे बाजार में देश के बाजार में भी जाके मतलब वो ऐसा बेच रहे बाजार में बैठ के अपना जो सामान होता है उसको बेच सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात ऐसे खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। और इस प्रकार क्या दूसरे देश का जो होता है दूसरे देशों का उत्पादन वस्तु भी वहाँ से जैसे हम लोग यहाँ पे भी बनाए दूसरे देश में भी वो चीज़ बन रहा है तो हम अपना देश से जो जाके बेच रहे हैं तो हमारा देश से भी हमारे देश का भी बिकेगा उसका भी देश का बिकेगा तो हमारे देश का भी तो कुछ कम बिक रहा है उसका भी देश का भी कुछ कमी होता है। इसी बात को बोला गया। अब यहाँ बोला गया कि भारत में चीन का खिलौना भारत में चीन का खिलौना क्या क्या है तो वो बात बोला गया। इसको आप खुद से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुएं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब बोला गया कि जब हम जैसे हमारा ही देश में चीन का बहुत सामान आ रहा है, अब चीन का सामान आ रहा है तो इंडिया का जो सामान है वो थोड़ा ज़्यादा मूल्य में इंडिया का जो सामान है वो ज़्यादा मूल्य में बिक रहा है। और जो चीन से जो सामान आता है वो क्या होता है कि जो इंडिया के सामान से थोड़ा कम में ही चिप कर लेते हैं। क्या तो चीन का जो सामान आता है जो कुछ ही नहीं चलता है पर काम चलाव के लिए हो जाता है। तो अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार क्या होता है कि विदेशी जो व्यापार होते हैं वो जो हमारे ही देश में आके व्यापार करते हैं और व्यापार करके एकीकरण करके सहायता करते मतलब हमारे देश में आके के सहायता करते हैं। हमारे देश का ही सहायता लेते हैं, हमारे देश का ही पैसा लेके जाके अपने देश में यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन आंसर है। ये मेरा 4 क्वेश्चन और ये 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है। अब वैश्विक करें
ये क्या है, ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई फोकस करें तो मार्केट ना जाए, इस बात को ध्यान में रखना है। हर क्लास में बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई फोकस करें, ज़्यादा काम हो तो ही बाजार जाए, काम ना हो तो बाजार जाने की दरकार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर पर रहें और ज़्यादा रोड पर ना घूमें। थैंक यू।